तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर की यूनिट फर्स्ट को। यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट मैंने करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ बसेस, बस आर्बिट्रेशन, फंक्शंस, यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम, रजिस्टर, बस, मेमोरी ट्रांसफर, प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे जनरल रजिस्टर के ऑर्गेनाइजेशन को, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को और एड्रेसिंग मोड्स को। चलिए शुरू करते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को हम कवर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आता रहता है। तो जनरल पर्पस रजिस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है जहां पे मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं। इसके अंदर मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा एफिशिएंटली। ठीक। जनरल पर्पस रजिस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ डेटा को प्रोसेस करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये रजिस्टर्स वर्क करते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के साथ में और ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। बात करते हैं इसके की फीचर्स की। तो इसके अंदर मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं फास्टर प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि सिस्टम के अंदर 7 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जो कि R1, R2, R3, R7 करके से नाम रखा होता है। तो मल्टीपल रजिस्टर्स इसलिए यूज किए जाते हैं इसके अंदर फास्टर प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है। तो ये जो सिस्टम है जनरल पर्पस रजिस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर 7 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जो कि स्टोर करते हैं डेटा को टेम्पररीली। ठीक है। ये रजिस्टर्स हेल्प करते हैं मेमोरी एक्सेस को रिड्यूस करने के लिए और प्रोसेसिंग को फास्टर करने के लिए। ठीक है। तो ये रजिस्टर्स हेल्प करते हैं इन रिड्यूसिंग मेमोरी एक्सेस, मेकिंग प्रोसेसिंग फास्टर। इसके अंदर मल्टीप्लेक्सर्स का भी यूज होता है, यानी कि हर एक रजिस्टर जो होता है वो कनेक्टेड होता है 2 मल्टीप्लेक्सर्स के साथ, एक मल्टीप्लेक्सर ए, एक मल्टीप्लेक्सर बी। तो ये जो मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं ये सेलेक्ट करते हैं 2 रजिस्टर्स को एक टाइम पे और उनकी वैल्यूज को सेंड करते हैं वो एएलयू के लिए, ऑपरेशंस के लिए। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास। तो इसके अंदर 7 रजिस्टर्स होते हैं, 2 मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं, 2 मल्टीप्लेक्सर्स के साथ 2 रजिस्टर्स एक टाइम पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, इसके अंदर बसेस होती हैं डेटा ट्रांसफर के लिए। तो 2 बस होती हैं, बस ए और बस बी। ये कैरी करती हैं सिलेक्टेड रजिस्टर वैल्यूज को एएलयू के पास प्रोसेसिंग के लिए, और प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट जो होता है वो आउटपुट बस के थ्रू मिल जाता है आउटपुट के लिए। ठीक है। अब एएलयू को क्या काम होता है? एएलयू इसके अंदर परफॉर्म करता है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है कैलकुलेशन जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन एक्सेट्रा, और लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि एंड और नॉट। तो ये ऑपरेशन सेलेक्ट होते हैं यूजिंग फंक्शन सेलेक्ट लाइंस, यानी कि ओपीआर होता है। फंक्शनल सेलेक्ट लाइंस के बेसिस पर ये ऑपरेशन सेलेक्टेड होते हैं। रिजल्ट का जो स्टोर होता है वो रजिस्टर्स के अंदर होता है, यानी कि जो प्रोसेस रिजल्ट होता है हमारा वो आता है रजिस्टर्स के पास, और डिकोडर उस रजिस्टर के पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको सेलेक्ट करके फाइनल आउटपुट स्टोर कर लेता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जनरल पर्पस रजिस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है, ये आप जरूर देखिएगा। तो इसके अंदर हमारे पास 7 रजिस्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 रजिस्टर्स हैं। ये दोनों कनेक्टेड किसके साथ है? MUX ए या MUX बी के साथ। ठीक है। मल्टीप्लेक्सर्स ए, मल्टीप्लेक्सर्स बी। तो कैसे कैसे कनेक्टेड आपने देख लिया। ये वाला मतलब हर एक जो रजिस्टर है वो दोनों के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक। डिकोडर का काम क्या होता है? यहाँ पर डिकोडर जो है आउटपुट लाइंस को डिकोड करता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करती है? ये अरिथमेटिक लॉजिकल फंक्शंस को क्या कर रहा होता है? परफॉर्म कर रहा होता है। ये आउटपुट लाइन है। ठीक। ये हमारे पास कंट्रोल वर्ड होता है जो कि कंट्रोल कर रहा हो सब कुछ। ये हमारे पास इनपुट लाइन होता है। तो ये आप डायग्राम एक बार देख लीजिएगा, जनरल पर्पस रजिस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा बना के, ताकि आपको एग्जाम में रिकॉल हो जाए इजीली। और बिना डायग्राम के ये क्वेश्चन करके ही बताइएगा, डायग्राम तो बहुत जरूरी है। अगला है, अब ये कैसे काम करता है? तो इस सिस्टम के अंदर 2 रजिस्टर्स होते हैं, यानी कि जो सिस्टम इसके अंदर 7 रजिस्टर्स होते हैं। तो सिस्टम 2 रजिस्टर्स को सिलेक्ट करता है मल्टीप्लेक्सर्स की हेल्प से। तो उसके बाद स्टेप 2 में क्या होता है? डेटा सेंड होता है एएलयू के पास थ्रू बस ए एंड बस बी। आपने बस ए और बस बी देखी थी ना, 2 बसेस थी इसके अंदर। उनके थ्रू डेटा सेंड होता है एएलयू के पास। एएलयू रिक्वायर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, फिर जो उसका रिजल्ट आता है उसको आउटपुट बस के पास भेज देता है स्टेप 4 में। स्टेप 5 में क्या होता है? डिकोडर सेलेक्ट करता है एक रजिस्टर को वैल्यू को या रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। तो अब जनरल पर्पस रजिस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को क्यों यूज किया जाता है?
इसको इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका फास्टर एग्जीक्यूशन है, क्योंकि डेटा स्टोर होता है रजिस्टर्स के अंदर, ना कि मेमोरी के अंदर। इसकी प्रोसेसिंग एफिशिएंट है क्योंकि एएलयू जो होता है वो डायरेक्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। इसके ऑपरेशंस फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस का हम यूज करते हैं। तो ये सिस्टम जो है वो कॉमनली यूज होता है मॉडर्न प्रोसेसर्स के अंदर बेटर स्पीड के लिए और बेटर परफॉर्मेंस के लिए। आई होप इतना समझ गए होंगे, जनरल पर्पस रजिस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब है स्टैक एंड रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टैक क्या होता है? आप जब किताबों को एक के ऊपर एक रखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं स्टैक। तो स्टैक क्या है? एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है एलिमेंट्स का, जहाँ पे सिर्फ टॉप मोस्ट एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं एक टाइम पे। आपने ये 10 किताबों का एक बंडल बना के ऐसा रख दिया, आप नीचे वाली तो निकाल नहीं सकते, ठीक है, हार्ड है निकालना, तो पूरा पूरा स्टैक ढह जाएगा। आप क्या करोगे? ऊपर से उठाना चालू करोगे, वन बाई वन वन बाई वन। तो इसी तरीके से स्टैक होता है, ये ऑर्डर कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, जहाँ पे सिर्फ टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है उसको एक्सेस किया जा सकता है एक टाइम पे, ठीक है। और ये लीफो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मीनिंग द लास्ट एलिमेंट एडेड इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव। एक किताबों के 10 किताबों के गट्ठर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 किताब रखी हुई हैं। तो सबसे लास्ट में कौन सी रखी गई थी? ये 10th वाली, इसी को ही सबसे पहले निकाला जाएगा। तो इसी जो प्रिंसिपल है इसको बोलते हैं लीफो। अब की फीचर्स क्या है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के? स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ एक एक्सेस पॉइंट होता है, यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक। ये जो टॉप ऑफ द स्टैक है ना, यहीं से हम एक्सेस कर सकते हैं। ये जो टॉप है, यही एक एक्सेस पॉइंट होता है। इसकी लेंथ वेरिएबल होती है, यानी कि एलिमेंट्स को हम ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अंदर 2 ऑपरेशंस होते हैं स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर कितने ऑपरेशंस होते हैं? 2 ऑपरेशंस होते हैं, ठीक। एक है पुश और एक है पुल। स्टैक के अंदर हमारे पास 2 ऑपरेशंस होते हैं, एक का नाम है, ठीक है, मान के चलो ये हमारे पास एक स्टैक है, ठीक है, ये स्टैक है, ये टॉप ऑफ द स्टैक है। तो स्टैक के अंदर पुश और पॉप 2 ऑपरेशंस होते हैं। पुश का मतलब होता है जब हमको कोई एलिमेंट इसके अंदर डालना होता है टॉप पे, दोनों ही ऑपरेशन टॉप पे परफॉर्म हो रहे होते हैं। पुश करेंगे यानी कि हम ऐड कर रहे हैं एलिमेंट को स्टैक के ऊपर। पॉप का मतलब होता है कि हम टॉप से यानी कि इस से एलिमेंट को निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। जब स्टैक में नया एलिमेंट डालना होगा उसको पॉप पुश ऑपरेशन की मदद से किया जाएगा, जब निकालना होगा उसको पॉप ऑपरेशन की मदद से किया जाएगा। यानी कि पुश ऐड करता है एलिमेंट को स्टैक के ऊपर और पॉप रिमूव करता है टॉप एलिमेंट को। तो इसीलिए इसको पुश डाउन लिस्ट बोला जाता है या लीफो लिस्ट बोला जाता है स्टैक रजिस्टर को। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है रजिस्टर स्टैक का, 64 वर्ड स्टैक का, स्पेशली 64 वर्ड स्टैक का जो ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे किया जाता है? तो ये स्टैक है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है रजिस्टर्स की हेल्प करके, जहाँ पे 4 की रजिस्टर्स होते हैं जो कि मैनेज करते हैं ऑपरेशंस को। स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रजिस्टर्स। ये जो स्टैक है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है रजिस्टर्स की हेल्प से, जहाँ पर कि 4 की रजिस्टर्स होते हैं जो कि एलिमेंट्स को या ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा रहे होते हैं, मैनेज करवा रहे होते हैं। तो पहला रजिस्टर होता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर एक 6 बिट का रजिस्टर होता है जो कि होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट इन द स्टैक। तो स्टैक पॉइंटर क्या करता है? स्टैक पॉइंटर होल्ड करता है टॉप एलिमेंट के एड्रेस को। क्योंकि ये 6 बिट का है तो इसको सिर्फ 0 से लेके 63 एड्रेसेस ही होल्ड कर सकता है, यानी कि 64 लोकेशंस ही ये होल्ड कर सकता है। दूसरा रजिस्टर है फुल रजिस्टर, ठीक है। इसके अंदर 1 बिट का फ्लैग होता है जो कि 1 बन जाता है जब स्टैक फुल होता है, ठीक है। एक एम्प्टी रजिस्टर होता है, एम्प्टी रजिस्टर के अंदर भी 1 बिट फ्लैग होता है, यानी कि जब वो 1 कब बनेगा? जब स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। फुल रजिस्टर कब 1 बनेगा? जब स्टैक फुल होगा। एम्प्टी रजिस्टर 1 कब शो करेगा? जब वो एम्प्टी हो जाएगा। अब एक होता है डाटा रजिस्टर, यानी कि चौथा रजिस्टर जो है इसके अंदर वो है डेटा रजिस्टर। तो डेटा रजिस्टर का काम क्या होता है? वो टेम्परेली स्टोर करता है डेटा को जिसको हमने पुश किया है या पॉप किया है स्टैक से, ठीक है। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि 4 रजिस्टर्स होते हैं। स्टैक पॉइंटर का काम क्या होता है? वो एड्रेस जो होता है टॉप मोस्ट एलिमेंट का उसको होल्ड करता है। फुल रजिस्टर वो होता है जो कि तभी 1 का फ्लैग शो करेगा जब वो फुल हो जाएगा। एम्प्टी रजिस्टर जो है तीसरा टाइप का रजिस्टर होता है इसके अंदर, जो कि 1 तब शो करेगा जब स्टैक एम्प्टी होगा। चौथा होता है डेटा रजिस्टर जो कि होल्ड करता है डेटा, स्टोर करता है डेटा को जो कि पुश और पॉप किया जा रहा है स्टैक से।
64 वर्ड स्टैक के अंदर ये हमारे पास बेसिकली डायग्राम है इसका। तो ये स्टैक पॉइंटर होता है, स्टैक पॉइंटर शो करता है टॉप मोस्ट एलिमेंट को। स्टैक पॉइंटर क्या शो करता है? टॉप मोस्ट एलिमेंट को शो करता है जहां पर की ऑपरेशंस हो रहे हैं। ये एम्प्टी वाला है, ये फुल वाला रजिस्टर है, ठीक है, और ये हमारे पास डेटा रजिस्टर है। तो ये 64 वर्ड का स्टैक है और इस तरीके से कनेक्टेड है। डायग्राम जरूर बना करिएगा, ये डायग्राम आपको हेल्प करवाते हैं मार्क्स गेन करने में। अब वर्किंग कैसे होती है पुश और पॉप ऑपरेशंस की? जब हम एलिमेंट को ऐड करना चाह रहे हैं तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इसको तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब हमारा स्टैक फुल ना हो, यानी कि स्टैक में तभी तो हम कुछ ऐड कर सकते हैं। तो एक स्टैक की जो फिलिंग लिमिट है वो 5 एलिमेंट्स की है, तो एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट। इसके ऊपर एक एलिमेंट तभी तो डाल सकते हैं जब ये फुल ना हो, यानी कि 5 के 5 अगर फुल हो जाएंगे तो ये स्टैक 5 के 5 अगर इसके अंदर होंगे तो स्टैक फुल हो जाएगा। स्टैक के ऊपर जब पुश ऑपरेशंस लगाते हैं वो तभी लगा सकते हैं जब स्टैक फुल ना हो, यानी कि फुल इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इंक्रीमेंट करते हैं स्टैक पॉइंटर को। पहले यहाँ पे स्टैक पॉइंटर होता है तो इसको इंक्रीमेंट करते हैं इस तरफ, स्टैक पॉइंटर को करते हैं SP+1। फिर स्टोर करते हैं नए डेटा को स्टैक पॉइंटर की मेमोरी लोकेशन पे। ये स्टैक पॉइंटर की मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पे हम ऐड करते हैं या स्टोर करते हैं नए डेटा को। जब हमारा SP यानी कि स्टैक पॉइंटर रीच कर जाता है मैक्सिमम 63 पर, तो हम स्टैक को फुल मार्क कर देते हैं। और स्टेप 4 में हम मार्क करते हैं कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, यानी कि एम्प्टी इक्वल्स टू 0 है। यानी उसके बाद फिर हम कोई भी इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, स्टैक को ऐड नहीं कर सकते जब हमारा स्टैक फुल हो जाएगा। सिंपल वही ऑपरेशन है, 1 2 3 4 और ये 5। हमारे पास 4 फुल है तो यहाँ पे स्टैक पॉइंटर होगा। पहले इस स्टैक पॉइंटर को यहाँ पे ले आएंगे। जब ये स्टैक पॉइंटर SP इक्वल्स टू SP+1 हो जाएगा तो यहाँ पे हम नया एलिमेंट ऐड करेंगे इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर, यानी कि हम न्यू डेटा रजिस्टर विल बी एडेड एट मेमोरी लोकेशन ऑफ स्टैक पॉइंटर। और हमारा मेमोरी स्टैक पॉइंटर जो होता है वो डेटा रजिस्टर के बराबर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे SP हमारा स्टैक पॉइंटर दोबारा से यहाँ रीच कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम स्टैक को फुल मार्क कर देंगे, यानी कि 1 मार्क कर देंगे। और उसके बाद हम स्टैक को एम्प्टी इक्वल्स टू 0 मार्क कर देंगे, यानी कि हमारा स्टैक अब एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब स्टैक एम्प्टी होगा। और फुल इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब हमारा जो स्टैक है वो फुल होगा। पॉप में क्या होता है, इसको हम तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो हम किस चीज को पॉप करेंगे, किस चीज को निकालेंगे बाहर। तो इसके अंदर भी सेम होता है कि हम टॉप एलिमेंट को क्या करते हैं, रीड करते हैं टॉप एलिमेंट को इनटू डेटा रजिस्टर को हम SP के। उसके बाद हम डिक्रीज करते हैं स्टैक पॉइंटर को। मान के चलो हमारे पास ये 1 2 3 एलिमेंट्स है इसके अंदर और हमको ये एलिमेंट निकालना है, तो हमारा स्टैक पॉइंटर पहले कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, हम रीड करेंगे टॉप एलिमेंट को, इसको हमने एलिमेंट को रीड कर लिया। उसके बाद हमारे स्टैक पॉइंटर को हम डिक्रीज करेंगे, यहाँ पे लेकर आएंगे स्टैक पॉइंटर को। ठीक है, स्टैक पॉइंटर इक्वल्स टू स्टैक पॉइंटर -1। जब हमारा स्टैक पॉइंटर 0 पे रीच हो जाएगा तो हम मार्क कर देंगे स्टैक को एज एम्प्टी। धीरे धीरे करके 1 2 3 एलिमेंट्स को मैं निकाल लिया। तो जब हमारी यहाँ पे स्टैक पॉइंटर 0 पे आ गया, तो हमने क्या किया, हमने स्टैक को एम्प्टी मार्क कर दिया, यानी कि एम्प्टी इक्वल्स टू 1 कर दिया। जब हम स्टैक को, उसके बाद हम मार्क करेंगे स्टैक को फुल इक्वल्स टू 0, यानी कि स्टैक, हमारा जो स्टैक है वो फुल नहीं है। अब हम स्टैक का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू फास्ट एग्जीक्यूशन हो पाता है, एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट होता है इसके अंदर, और ये डेटा हैंडलिंग में बहुत सिंपल तरीके से काम कर देता है, यानी कि लीफो मैनेज कर देता है, इजी कर देता है फंक्शन कॉल्स को मैनेज करने में और डेटा को टेम्परली स्टोर करने में। तो स्टैक जो रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको वाइडली यूज किया जाता है मॉडर्न प्रोसेसर के अंदर, ताकि फंक्शन कॉल्स को इजीली हैंडल किया जा सके, इंटरप्ट्स को इजीली हैंडल किया जा सके और एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन को ढंग से हैंडल किया जा सके। आई होप गाइस आपको इतना समझ में आ गया होगा, आपका ये भी टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं मेमोरी स्टैक की और उसके रोल की सब रूटीन्स को मैनेज करने के लिए। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड आता रहता है, एक 2016 2017 में भी आया था 15 मार्क्स में, तो सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अब एक मेमोरी स्टैक क्या होता है, मेमोरी एक स्टैक जो है एक स्पेशल एरिया होता है मेमोरी के अंदर, जो कि प्रोसेसर यूज करता है डेटा को टेम्पररी स्टोर करने के लिए, जैसे कि रिटर्न एड्रेसेस में होता है, फंक्शन आर्गुमेंट्स में होता है और लोकल वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, तो मेमोरी स्टैक क्या है, इट इज अ स्पेशल एरिया इन मेमोरी यूज्ड बाय द प्रोसेसर टू स्टोर टेम्पररी डेटा सच एज रिटर्न एड्रेसेस, फंक्शन आर्गुमेंट्स एंड लोकल वेरिएबल्स।
ये भी लीफो प्रिंसिपल को ही फॉलो करता है क्योंकि ये स्टैक है। स्टैक बेसिकली जहाँ पे भी यूज होगा वो लीफो प्रिंसिपल को यूज करना होगा, यानी कि जो लास्ट डेटा हमने स्टोर किया है स्टैक के अंदर वही हम निकाल सकते हैं। यानी कि चॉप जो है स्टैक का उसी से हम पुश ऑपरेशन भी कर सकते हैं और पॉप ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अब स्टैक की रिक्वायरमेंट क्या है? तो स्टैक की रिक्वायरमेंट क्या है कि जब एक फंक्शन यानी कि सबरूटीन को कॉल किया जाता है तो सीपीयू की जरूरत होती है उसको स्टोर करने की। तो रिटर्न एड्रेसेस जो होते हैं जैसे कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हो गए या लोकल वेरिएबल्स हो गए, इनको हम फंक्शंस के इनसाइड यूज करते हैं। तो स्टैक का यूज किया जाता है इन सब चीजों को स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए इस डेटा को एफिशिएंटली। इसीलिए मेमोरी स्टैक का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके जरिए हम रिटर्न एड्रेसेस को, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स को, लोकल वेरिएबल्स को हम टेम्पररी स्टोर कर सकते हैं। तो फंक्शन सबरूटीन को जब हम कॉल करते हैं तो सीपीयू रिटर्न एड्रेसेस जो कि हम डालते हैं हमारे फंक्शन के अंदर, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हो गए जो कि इनपुट वैल्यूज होती हैं जिनको हम फंक्शन में पास करते हैं, लोकल वेरिएबल्स जो कि हम इनसाइड द फंक्शन यूज करते हैं। तो ये हमारा मतलब जो फंक्शन है इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स रखेंगे, ये तो हो गए लोकल वेरिएबल्स। ठीक, अब फंक्शन के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स डालेंगे यानी कि 3 कुछ वैल्यूज जो हमने डाली है इनपुट वैल्यूज, वो हमारी फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हो गए। अब ये रिटर्न भी डालते हैं फंक्शन के बाद में, तो ये रिटर्न एड्रेस हो गया। इन सबको मैनेज करने के लिए मेमोरी स्टैक का यूज किया जाता है। अब ये स्टैक कैसे काम करता है? तो सबसे पहले फंक्शन को कॉल किया जाता है पुश ऑपरेशन की हेल्प से। तो जो रिटर्न एड्रेस होता है उसको पुश किया जाता है स्टैक के ऊपर। ये स्टैक है हमारा। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि हम फंक्शन को कॉल करता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम, वी कॉल अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ पुश ऑपरेशंस। रिटर्न एड्रेस को हम स्टैक के अंदर पुश कर देते हैं। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स और लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं स्टैक के ऊपर, और सीपीयू जो है वो फंक्शन एग्जीक्यूशन के लिए जंप करता है। स्टेप 2 में फंक्शन एग्जीक्यूशन होता है, यानी कि जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है अपने टास्क को विद द हेल्प ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द स्टैक। स्टेप 3 में क्या होता है कि जो फंक्शन है वो पॉप ऑपरेशन की हेल्प से रिटर्न कर जाता है, यानी कि रिटर्न एड्रेस को हम स्टैक से निकाल लेते हैं जब उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। सीपीयू अपना एग्जीक्यूशन रेज्यूम कर लेता है रिटर्न एड्रेस से, और फंक्शन का जो लोकल वेरिएबल होता है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है स्टैक से। तो ये जो स्टैक है ये एंश्योर करता है फंक्शन कॉल्स के रिटर्न्स को करेक्ट लोकेशन पे और प्रोग्राम के फ्लो को स्मूथली मेंटेन करने के लिए। ठीक, सिंपल भाषा में समझते हैं तो बेसिकली ऑपरेशन क्या होता है पूरा का पूरा। ये हमारा कोई स्टैक है, ठीक है, ये हमारा कोई स्टैक है। पहले क्या किया जाएगा, पहले फंक्शन को कॉल किया जाएगा पुश ऑपरेशंस की हेल्प से, और रिटर्न एड्रेस को इस स्टैक के ऊपर डाल दिया जाएगा। यहीं पे हमारे जो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं और लोकल वेरिएबल्स हैं वो भी स्टोर किए जाएंगे और सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए चालू हो जाएगा। स्टेप 2 में जो फंक्शन हमने डाला है स्टैक के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा और डेटा को स्टैक के अंदर ही एग्जीक्यूट किया जाएगा या स्टोर किया जाएगा। तीसरे स्टेप में हमने जो ये स्टैक के अंदर रिटर्न एड्रेस डाला था उसको हम पॉप कर देंगे क्योंकि ऑपरेशन हो चुका है। सीपीयू भी अपना काम रेज्यूम करेगा रिटर्न एड्रेस निकलने के बाद, और फंक्शन की जो लोकल वेरिएबल्स थे उनको भी हमने स्टैक से निकाल लिया जाएगा। तो ये इस तरीके से जो स्टैक है वो एंश्योर करता है फंक्शन कॉल की रिटर्न को ढंग से सही लोकेशन पे वो हो पाए और प्रोग्राम को जो फ्लो है वो भी स्मूथली हो पाए, उसको एंश्योर करता है ये स्टैक। स्टैक फ्रेम्स एंड फंक्शन कॉल्स क्या होते हैं? तो हर एक फंक्शन कॉल जो है वो क्रिएट करता है एक नए स्टैक फ्रेम को जिसके अंदर रिटर्न एड्रेस होता है, फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं और लोकल वेरिएबल होता है। तो यही स्टैक फ्रेम होता है। तो स्टैक फ्रेम और फंक्शन कॉल्स कैसे रिलेटेड है? तो हर एक फंक्शन कॉल, जितनी बार भी कोई फंक्शन कॉल होगा, हर एक फंक्शन कॉल अपना एक नया स्टैक फ्रेम क्रिएट करेगा जिसके अंदर रिटर्न एड्रेस होगा, फंक्शन पैरामीटर्स होंगे और लोकल वेरिएबल्स होंगे। एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक मेन फंक्शन है। तो ये ए जब हमने किया तो यानी कि हमने कॉल किया फंक्शन ए को। ये दूसरा फंक्शन है, तो बी को जब हमने डाला इसके अंदर तो इसके अंदर हमने बी को कॉल किया और बी के अंदर हमने कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म किया है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मेन के अंदर हमने कॉल ए किया तो रिटर्न एड्रेस जो है मेन का वो हमने स्टैक के अंदर डाल दिया। रिटर्न एड्रेस हमने कहाँ डाला? मेन का स्टैक के अंदर। उसके बाद ए फंक्शन के अंदर हमने बी फंक्शन को कॉल किया तो रिटर्न एड्रेस जो ए का है उसको हमने दोबारा से पुश किया स्टैक के अंदर। अब क्या होगा, सबसे पहले बी कंप्लीट होगा तो रिटर्न एड्रेस को हम पॉप करेंगे जब हमारा कंट्रोल जो है वो ए के पास वापस चला जाएगा। जब हमारा ए कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम रिटर्न एड्रेस को दोबारा से पॉप कर देंगे और कंट्रोल दोबारा से मेन के पास चला जाएगा। ठीक इस तरीके से काम करेगा। ये हमारा स्टैक है।
ये हमारा स्टैक है, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होगा कि जो रिटर्न एड्रेस है मेन का वो यहाँ पे जाएगा पुश में। दूसरे स्टेप में क्या होगा, रिटर्न एड्रेस जो है ए का वो भी पुश किया जाएगा। तो ये मेन का रिटर्न एड्रेस हो गया, ये ए का रिटर्न एड्रेस हो गया, ठीक है। अब बी जब कंप्लीट होगा तो रिटर्न एड्रेस पहले तो ऐसे चलता है ना हमारा, पहले ये वाला कंप्लीट होगा उसके बाद ये वाला कंप्लीट होगा। तो जब बी कंप्लीट हो जाएगा हमारा तो रिटर्न एड्रेस जो है वो पॉप हो जाएगा। जब बी कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर वाला जो रिटर्न एड्रेस है वो पॉप हो जाएगा। अब मेन के ऊपर आ जाता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर जब मेन के ऊपर आएगा तो हम रिटर्न एड्रेस को फिर से पॉप करेंगे मेन वाले को, और कंट्रोल दोबारा से मेन के पास आ जाएगा। जब ये सारे ऑपरेशन हो जाएंगे वो इस तरीके से एग्जीक्यूशन फ्लो करता है। ये एग्जाम्पल याद रखना और लिख के भी आना। अब स्टैक कितना इंपॉर्टेंट है फंक्शन कॉल्स के अंदर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रॉपर फंक्शन एग्जीक्यूशन फ्लो को इंश्योर करता है, क्योंकि जो हमारा स्टैक है वो ट्रैक करता है फंक्शन कॉल्स को, रिटर्न्स को। दूसरा, ये रिकर्शन को सपोर्ट करता है, यानी कि हर एक रिकर्सिव कॉल के लिए अपना एक स्टैक फ्रेम होता है जिसके अंदर अपना एड्रेस होता है, रिटर्न एड्रेस होता है, फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं और लोकल वेरिएबल्स होते हैं, वो सब कुछ होता है। स्टैक इसलिए इंपॉर्टेंट है फंक्शन कॉल के लिए क्योंकि ये प्रॉपर फंक्शन एग्जीक्यूशन फ्लो को एंश्योर करता है, रिकर्शन को सपोर्ट करता है और एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है, क्योंकि लोकल वेरिएबल्स और रिटर्न एड्रेसेस को हम ऑटोमेटिकली स्टोर कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो बिना स्टैक के फंक्शन जो है वो अपनी ट्रैक को लूज कर सकता है रिटर्न एड्रेसेस की, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। इसीलिए स्टैक का यूज किया जाता है। सो मेमोरी स्टैक इसेंशियल है सब रूटीन कॉल्स को मैनेज करने के लिए, रिकर्शन को मैनेज करने के लिए और एग्जीक्यूशन फ्लो को मैनेज करने के लिए। ये एंश्योर करता है कि जो फंक्शन है वो रिटर्न करे अपने करंट लोकेशन के पास और टेम्पररी डेटा को एफिशिएंटली स्टोर कर पाए, जिससे कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्मूथ हो और एरर फ्री हो। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ये भी 2016-2017 में पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, 15 मार्क्स में आ जाता है। तो एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू क्या होता है? एक्यूमुलेटर बेस्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक टाइप ऑफ प्रोसेसर होता है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है एक स्पेशल रजिस्टर की हेल्प से, जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर बेस्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? ये ऐसा प्रोसेसर है जिसके अंदर अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स को या ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है एक स्पेशल रजिस्टर की हेल्प से, जिसको हम एक्यूमुलेटर बोलते हैं। इसका की आइडिया क्या है कि जो एक्यूमुलेटर होता है वो स्टोर करता है टेम्पररी रिजल्ट्स को ऑपरेशन की। तो एक्यूमुलेटर है हमारा वो स्टोर करेगा टेम्पररी रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशन, जिससे कि जो नीड है मल्टीपल रजिस्टर्स की वो कम हो जाती है और कंप्यूटेशन हमारी फास्ट और एफिशिएंट बन जाती है। हमारे पास ये डायग्राम है इसका, जहाँ पे हमारे पास एक इनपुट रजिस्टर होता है, डिकोडर होता है, 3 रजिस्टर्स हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, ये स्टैक पॉइंटर है, ये एक्यूमुलेटर है। ठीक। एक्यूमुलेटर टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है, ये फ्लेक्स है हमारी। तो ये डायग्राम देखिएगा, इंटरनल बस है जहाँ से सारा कुछ आ रहा होता है, टाइमिंग को कंट्रोल यूनिट होती है। ये हमारा प्रोग्राम काउंटर है, पीसी। एक एक करके अब इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो की कंपोनेंट्स क्या है अरिथमेटिक इसके अंदर? तो एक होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करती है? ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। ये डायरेक्टली एक्यूमुलेटर के साथ काम करती है इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए। दूसरा होता है प्रोग्राम काउंटर, जो कि स्टोर करता है मेमोरी के एड्रेस को ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। सो प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है? ये स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के मेमोरी एड्रेस को, जो भी हमको एग्जीक्यूट करवाना है। ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है आफ्टर फेचिंग एन इंस्ट्रक्शन। हमारे पास 4 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जिनको हम टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज करते हैं और फास्ट एक्सेस के लिए यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा के लिए। स्टैक पॉइंटर जो होता है इसके अंदर वो हेल्प करता है फंक्शन कॉल्स को मैनेज करने के लिए और स्टैक ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है एक्यूमुलेटर, जो कि हार्ट है इस सीपीयू का। तो ये प्राइमरी रजिस्टर होता है जिसके अंदर सारे के सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। इसके अंदर सारे के सारे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स स्टोर हो रहे होते हैं, जो कि एएलयू को हेल्प करते हैं कि उसके अंदर मल्टीपल रजिस्टर्स का यूज न किया जाए। फिफ्थ एलिमेंट होता है, कंपोनेंट होता है इसके अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर का। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर करता है फेच्ड इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से,
जो फेच इंस्ट्रक्शंस आए हैं मेमोरी से उनको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर करेगा। डिकोडर इंटरप्रेट करता है इंस्ट्रक्शंस को और टेल करता है यानी कि बताता है सीपीयू को क्या करना है। डिकोडर बेसिकली डिकोड करता है इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू के लिए। सिक्स्थ है हमारे पास टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट। ये एंश्योर करता है कि सारे जो सीपीयू कंपोनेंट्स हैं वो सिंक्रोनसली काम करते रहें और एक प्रॉपर टाइमिंग को फॉलो करें। ये ऑप्टिमाइज करता है प्रोसेसिंग पावर को बाय मिनिमाइजिंग डिलेज। तो टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? सारे सीपीयू कंपोनेंट्स को सिंक्रोनाइजली वर्क करवाना और प्रोसेसिंग पावर को ऑप्टिमाइज करना। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर है 7 फ्लैग्स। फ्लैग्स जो होते हैं वो कंडीशन रजिस्टर्स होते हैं। फ्लैग्स एक स्पेशल कंडीशंस को स्टोर करते हैं जो कि एएलयू ऑपरेशंस के अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं। तो पहला है साइन फ्लैग जो कि इंडिकेट करता है कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा होता है कैरी फ्लैग, ये इंडिकेट करता है कि रिजल्ट के अंदर कोई कैरी आया है या नहीं आया है। जीरो फ्लैग होता है वो तब सेट होता है जब रिजल्ट हमारा जीरो हो। एक होता है पैरिटी फ्लैग जो इंडिकेट करता है कि रिजल्ट जो है वो इवन नंबर ऑफ वंस है या नहीं है। एट्थ है बस सब सिस्टम यानी कि डेटा का पाथवे बस के थ्रू ही होता है। तो बस सब सिस्टम का काम क्या होता है? इसका काम होता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर करना सीपीयू और मेमोरी के बीच में। 3 टाइप्स की बसेस होती हैं, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में भी। डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डेटा बस का काम होता है डेटा को ट्रांसफर करना। एड्रेस बस जो होता है वो मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करता है। कंट्रोल बस बेसिकली कंट्रोल सिग्नल्स को मैनेज कर रहा है। अब एडवांटेजेस क्या है एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू के? तो इसके एडवांटेजेस ये है कि ये इसका एग्जीक्यूशन फास्टर होता है क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा रजिस्टर्स नहीं होते हैं और मेमोरी एक्सेस टाइम को इसके अंदर रिड्यूस किया गया है। इसका डिजाइन सिंपल है क्योंकि कुछ ही रजिस्टर से पूरा का पूरा हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन किया गया है क्योंकि इजी है। इसके जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो एफिशिएंट होते हैं क्योंकि एक्यूमुलेटर एक्ट करता है डिफॉल्ट स्टोरेज की तरह कैलकुलेशंस के लिए। डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही एक्यूमुलेटर होता है तो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो है स्टोर मेमोरी के अंदर स्टोर है वो कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन है वो स्लो हो जाता है। ये पूरा इसका डिसएडवांटेज है। अब एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू काम कैसे करता है? मान के चलो हमको एक ऑपरेशन परफॉर्म कराना है ए के अंदर हमने बी प्लस सी को डलवाना है या स्टोर करवाना है। तो पहले क्या होगा? हम बी को लोड करेंगे एक्यूमुलेटर में। तो बी का जो भी कुछ होगा उसको हम एक्यूमुलेटर के अंदर लोड करेंगे बी को। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम सी को भी ऐड करेंगे एक्यूमुलेटर के अंदर, ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की हेल्प से। ठीक है, ढंग से समझते हैं एक बार पूरा ऑपरेशन कैसे हो रहा है। तो मान के चलिए हमारे पास एक ऑपरेशन परफॉर्म कराना है हमको ए इक्वल्स टू बी प्लस सी का। तो पहले स्टेप में किया जाएगा जो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर के अंदर हमको क्या करेंगे? बी को लोड करेंगे। एक्यूमुलेटर के अंदर हमने बी को लोड किया, एक्यूमुलेटर के अंदर हम बी को लोड कर देंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? हम जो ही हमने एक्यूमुलेटर के अंदर बी को लोड किया तो एक्यूमुलेटर के अंदर क्या हो जाएगा? बी है एक्यूमुलेटर के अंदर, इसके अंदर हम ऐड करेंगे सी को यूजिंग अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर प्लस सी करेंगे। तो स्टेप 3 में क्या हो जाएगा? तो रिजल्ट है हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर जो ए मान के चलो हमारे पास बी की वैल्यू थी 4, सी की वैल्यू थी 3। तो पहले एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है वो जाएगी 4, उसके बाद एक्यूमुलेटर में हम जब प्लस करेंगे सी को तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्यूमुलेटर की 7। अब इस एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है इसको हम मेमोरी के अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, स्टेप 3 के अंदर इस तरीके से जो आउटपुट है वो मेमोरी से मिल जाएगा। तो ये क्यों एफिशिएंट है? इसके अंदर हमको मल्टीपल रजिस्टर्स के यूज करने की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से इसकी जो हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है। दूसरा, इसके ऑपरेशंस फास्टर होते हैं क्योंकि सारे के सारे रिजल्ट्स जो हम डायरेक्टली स्टोर करते हैं एक्यूमुलेटर के अंदर। जैसे कि आपने देखा था कि सारे के सारे रिजल्ट्स हमने कहाँ स्टोर करें? एक्यूमुलेटर के अंदर। बात करते हैं एड्रेसिंग मोड्स की कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में भी आया था, 2016-17 में भी आया था और ये 10 मार्क्स और 15 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो अब एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो एड्रेसिंग मोड्स डिटरमाइन करते हैं कि कैसे सीपीयू आइडेंटिफाई करता है और एक्सेस करता है ऑपरेंड्स को जो कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। सो एड्रेसिंग मोड डिटरमाइन करते हैं कि कैसे सीपीयू आइडेंटिफाई करता है और एक्सेस करता है ऑपरेंड को जो कि किसी भी इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो ये डिफाइन करता है कि कौन सा ऑपरेंड मेमोरी के अंदर है, वेदर द ऑपरेंड इज इन मेमोरी या रजिस्टर या डायरेक्टली गिवन है इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स होते हैं जो कि ऑप्टिमाइज करते हैं एग्जीक्यूशन की स्पीड को
और मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस करते हैं। तो बेसिकली एड्रेसिंग मोड्स का काम क्या होता है, इनका सिर्फ यही काम होता है कि ये आइडेंटिफाई करते हैं या सीपीयू को हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि ये ऑपरेंड को एक्सेस कर पाए। ठीक, तो हमारे पास कई टाइप्स के एड्रेसिंग मोड होते हैं, उनको एक एक करके समझते हैं, उनके एग्जांपल्स के बेसिस पे, उनके यूजेस के बेसिस पे, एडवांटेजेस के बेसिस पे और डिसएडवांटेजेस के बेसिस पे। तो पहला होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इसके अंदर ऑपरेटिंग का जो लोकेशन होता है, यानी कि ऑपरेंड का जो लोकेशन होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर ऑपरेंड का लोकेशन होता है, मेमोरी एक्सेस और कॉमन यूज क्या है सबसे पहले समझेंगे। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर ऑपरेंड का जो लोकेशन होगा, इंस्ट्रक्शन ही कंटेन करेगा मेमोरी एड्रेस की लोकेशन को। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑपरेंड जो होगा उसका लोकेशन कहाँ होगा, इंस्ट्रक्शन के अंदर ही होगा। इंस्ट्रक्शन जो है वो उसके अंदर ही होगा, मेमोरी एड्रेस ऑपरेंड का। दूसरा, मेमोरी एक्सेस की बात करें तो इसके लिए दो मेमोरी एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है जो कि इंस्ट्रक्शन के अंदर से ऑपरेंड को फैच करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर ऑपरेंड का लोकेशन के ऊपर बात करेंगे तो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही मेमोरी एड्रेस होता है ऑपरेंड का। दूसरा, मेमोरी एक्सेस की बात करें तो इसके अंदर दो मेमोरी एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। पहली मेमोरी एक्सेस के अंदर हम इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं और दूसरी के अंदर ऑपरेंड को फैच करते हैं। इसका कॉमन यूज क्या है, इसका कॉमन यूज है कि सिंपल इंस्ट्रक्शन जैसे कि डेटा ट्रांसफर और अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए इसको यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, लोड 500, यानी कि हम लोड कर रहे हैं डेटा को मेमोरी एड्रेस 500 से रजिस्टर के अंदर। लोड 500 अगर लिखा है, इसका मतलब हमने 500 जो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस 500 है, उससे हमने डेटा को लोड किया है रजिस्टर के अंदर। तो सीपीयू पहले क्या करेगा, फैच करेगा इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से, उसके बाद वो फैच करेगा ऑपरेंड को 500 के एड्रेस से। इसके एडवांटेजेस क्या है, ये सिंपल है और इजी टू इम्प्लीमेंट है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए एक्स्ट्रा मेमोरी की एक्सेस की जरूरत है, जिसकी वजह से हमारा रजिस्टर की जो एड्रेसिंग है वो स्लो बन जाती है। दूसरा है रजिस्टर इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर ऑपरेंड का लोकेशन जो होता है, तो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही एक रजिस्टर होता है जो कि होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस को ऑपरेंड के। बात करें मेमोरी एक्सेस की, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही मेमोरी एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। कॉमन यूज की बात करें तो इसको हमने पॉइंटर बेस्ड प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, डेटा लूप्स को या डेटा के लूप्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, लोड R1, यानी कि हम लोड करते हैं डेटा को। लोड R1 का मतलब क्या है, लोड डेटा फ्रॉम द मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड इन R1। इफ R1 इक्वल्स टू 500, अगर R1 500 है तो सीपीयू लोड कर देगा डेटा को मेमोरी लोकेशन 500 से रजिस्टर के अंदर। इसका एडवांटेज क्या है, ये फास्टर है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही मेमोरी एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। डिसएडवांटेज क्या है, इसके लिए एक एक्स्ट्रा एक्सपैक की रिक्वायरमेंट होती है डेटा को लोड करने के लिए रजिस्टर के अंदर। दो स्टेप लगते हैं। पहला स्टेप तो है लोड R1, यानी कि इसके अंदर हमने क्या किया, मेमोरी एड्रेस R1 से जो डेटा है उसको लोड करेंगे। अगर R1 500 है तो सीपीयू लोड करेगा डेटा को मेमोरी लोकेशन 500 से रजिस्टर के अंदर। दो ऑपरेशंस लग गए। तीसरा है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो इसके अंदर ऑपरेंड का लोकेशन कहाँ होता है, ऑपरेंड जो होता है वो हम इम्प्लिसिटली डिफाइन करते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर ही। मेमोरी एक्सेस की बात करें तो इसके अंदर कोई भी मेमोरी एक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका हम कॉमनली यूज करते हैं स्टैक ऑपरेशंस में, जैसे कि पुश और पॉप और एक्यूमुलेटर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस के अंदर। इसका एग्जांपल क्या है, CMA, यानी कि कंप्लीमेंट द एक्यूमुलेटर। तो ये ऑपरेंड जो होता है इसको एज्यूम किया जाता है कि ये एक्यूमुलेटर के अंदर है, तो इसको इस लोकेशन की और इसकी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसका एग्जीक्यूशन फास्टर होता है और सीपीयू को पहले से ही पता होता है कि ऑपरेटर हमारा कहाँ पर है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये लिमिटेड है स्पेसिफिक ऑपरेशंस के, जैसे कि एक्यूमुलेटर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस के लिए ETC। चौथा टाइप का है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर ऑपरेंड का जो लोकेशन है तो हम वो डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर। मेमोरी एक्सेस की बात करें तो इसके अंदर किसी भी मेमोरी एक्सेस की जरूरत नहीं होती है ऑपरेंड फैचिंग के लिए, जिसकी वजह से इसका फास्टेस्ट मोड होता है। कॉमन यूज क्या है, इसको हम वैल्यूज इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं रजिस्टर्स के लिए। एग्जांपल, मूव R1 #10, यानी कि हम लोड करेंगे 10 जो वैल्यू है रजिस्टर R1 में। तो ऑपरेटर 10 का है, ये पार्ट है इंस्ट्रक्शन का। मूव R1 #10 लिखा हमने, तो ये 10 जो है इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है। हमने पहले से ही बता दिया कि हमने 10 की वैल्यू को रजिस्टर R1 के अंदर मूव करना है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसका जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट होता है, क्योंकि इसके लिए कोई भी मेमोरी लुकअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिसएडवांटेज क्या है कि ऑपरेंड की साइज है वो लिमिटेड है इंस्ट्रक्शन साइज से, यानी कि ये लार्ज वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकता है। ठीक,
सिक्स्थ टाइप का जो एड्रेसिंग मोड है वो है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर ऑपरेटिंग का जो लोकेशन होता है वो हम देते हैं रिलेटिव टू द करंट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। मेमोरी एक्सेस की बात करें तो इसको एक मेमोरी एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। कॉमन यूज की बात करें तो इसको बेसिकली हम यूज करते हैं जंप और ब्रांच इंस्ट्रक्शंस में, जहाँ पे लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जंप +5, इसका मतलब क्या होगा कि जंप करेंगे हम इंस्ट्रक्शन को लोकेटेड 5 स्टेप्स अहेड। ठीक है, इफ द करंट इंस्ट्रक्शन इज एट 200 इट विल जंप टू एड्रेस 205। अगर 200 पे है हमारा करंट इंस्ट्रक्शन, तो अगर हमने जंप +5 यूज कर लिया रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, तो इसमें हमने क्या किया, जो हमारी रिलेटिव एड्रेस है, रिलेटिव एड्रेस +5 जो है हमने इंस्ट्रक्शन के अंदर ही डाल दिया। ठीक है, अब वो कहाँ जाएगा, 205 पे जाएगा, क्योंकि 200 + 5 वो 205 पे पास पहुंच जाएगा। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसको पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड के लिए यूजफुल होता है कंपाइलर्स के अंदर। डिसएडवांटेज क्या है, इसको डिफिकल्ट है डिबग करना और समझना। ठीक, 7 पे हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर ऑपरेंड का जो लोकेशन होता है वो रजिस्टर के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ऑपरेंड का लोकेशन, ऑपरेंड इज इन ए रजिस्टर, और रजिस्टर जब उसको एक्सेस कर लेता है तो रजिस्टर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है। मेमोरी एक्सेस की बात करें तो इसके लिए एक मेमोरी एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। इसके कॉमन यूज की बात करें तो इसको हम बेसिकली इटरेटिव ऑपरेशंस के अंदर यूज करते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग लिस्ट या अरेज। एग्जांपल क्या है, ऐड R2 + R0। तो हमने ये एक बेसिकली स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, हम ऐड करेंगे R2 को R0 से और इंक्रीमेंट कर देंगे R2 पे। ठीक है, सो ऐड करेंगे हम R0 के अंदर R2 की वैल्यू, और उसके बाद हमने +R2 कर दिया, यानी कि इंक्रीमेंट कर दिया R2 को। मान लीजिए हमारा R2 400 था, तो ये डेटा से ये फेच करेगा डेटा को मेमोरी लोकेशन 400 से, उसको R0 के अंदर ऐड करेगा। उसके बाद R2 को हम इंक्रीमेंट कर देंगे 401 पे। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है, ये एफिशिएंट है सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर इसको हम स्किप नहीं कर सकते मेमोरी लोकेशन को, जिसकी वजह से इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिमिटेड है। ऑटो इंक्रीमेंट यानी कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा एड्रेसिंग मोड। ऑटो डिक्रीमेंट में ऑपरेंड लोकेशन कहाँ होती है, तो रजिस्टर डिक्रीमेंट हो जाता है ऑपरेंड को एक्सेस करने से पहले ही। मेमोरी एक्सेस की बात करें तो इसके लिए भी हमको एक मेमोरी एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। इसको बेसिकली हम यूज करते हैं स्टैक ऑपरेशंस के अंदर पुश और पॉप करवाने के लिए। एग्जांपल ऐड R2, 0 R0, इसका मतलब है हमने डिक्रीमेंट करेंगे R2 पे, उसके बाद हम ऐड करेंगे वैल्यू को R2 टू R0। अगर हमारे पास ये ऐड R2, R0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम डिक्रीमेंट करेंगे R2 की वैल्यू को, फिर उसके अंदर हम ऐड करेंगे वैल्यू को R2 से R0 की तरफ। मान के चलिए हमारे पास R2 की वैल्यू 400 है, तो पहले तो हम इसको R2 को डिक्रीमेंट करेंगे 399 पे, और डेटा को फिर हम फैच करेंगे मेमोरी लोकेशन से 399 के ऊपर ही। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसको हम यूज करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि स्टैक के अंदर। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके लिए हमको एक्स्ट्रा रजिस्टर ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है। फिफ्थ टाइप का हमारे पास रह गया था इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के अंदर जो ऑपरेंड लोकेशन होता है वो इफेक्टिव एड्रेस यानी कि ईए जो होता है वो कंप्यूट करते हैं हम। ईए इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स ऑफसेट। ठीक है, ऑपरेंड लोकेशन को हम इफेक्टिव एड्रेस के बेसिस पे कंप्यूट करते हैं, जहाँ पे बेस एड्रेस और इंडेक्स ऑफसेट को हम एडिट करके हमारा ईए निकलता है। मेमोरी एक्सेस की बात करें तो इसके लिए सिर्फ एक मेमोरी एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ऑपरेंड को फैच करता है। कॉमनली इसको यूज किया जाता है अरे पोजिशनिंग में या अरे के प्रोसेसिंग में और लूप्स में। फॉर एग्जाम्पल लोड XR1, यानी कि लोड करेंगे डेटा को फ्रॉम एड्रेस R1 प्लस एक्स। R1 प्लस एक्स, एक्स क्या है, इंडेक्स का ऑफसेट। मान के चलिए हमारे पास R1 400 है और X हमारे पास 5 है, तो CPU क्या करेगा, CPU डेटा को फैच करेगा 405 मेमोरी लोकेशन से। तो 400 प्लस 5 तो 405 हुआ। एडवांटेजेस क्या है, ये एफिशिएंट है हैंडलिंग एरेज एंड लूप्स के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, इसके लिए एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट होती है इफेक्टिव एड्रेस को डिटरमाइन करने के लिए। आई होप आपको सातों इंडेक्स एड्रेसिंग मोड समझ में आ गए होंगे। कभी कभी अलग अलग क्वेश्चन से पूछा जाता है कि इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के बारे में बताइए, या बाकी जो एड्रेसिंग मोड्स है उनके बारे में बताइए। कभी कभी सिर्फ ये पूछा जाता है कि राइट ओनली 3 एड्रेसिंग मोड्स या 4 एड्रेसिंग मोड्स। तो आपको सारे पढ़ते जाने हैं। नोट्स की बात करें तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अब एड्रेसिंग मोड्स इंपॉर्टेंट क्यों है,
एड्रेसिंग मोड इम्पोर्टेंट है एफिशिएंट मेमोरी एक्सेस करवाने के लिए, क्योंकि ये हेल्प करते हैं सीपीयू को क्विकली लोकेट और ऑपरेंड्स को फेच करने के लिए। इसके वजह से इंस्ट्रक्शन का साइज है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ मोड ऐसे होते हैं जो कि रिड्यूस कर देते हैं लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस की नीड को, जिसकी वजह से मेमोरी सेव हो जाती है। तीसरा यूज किया है, इसकी वजह से एग्जीक्यूशन ऑप्टिमाइज हो जाती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल और ऑप्टिमाइज डेटा एक्सेस को हेल्प करते हैं, अलाउ करते हैं, जिससे कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। चौथी चीज, ये डेटा स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करते हैं। इंडेक्स और इनडायरेक्ट मोड्स के अंदर हम बेसिकली अरेज, स्टैक्स और लिंक लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन करवा रहे होते हैं। तो यही इसीलिए एड्रेसिंग मोड्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेमोरी एक्सेस को एफिशिएंट बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन साइज को रिड्यूस करवा देते हैं, एग्जीक्यूशन को ऑप्टिमाइज करते हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक गाइस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ आपका कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। एंड अगर फिर भी डाउट रह गया तो आप मेरी व्हाट्सएप चैनल पे, जो कि मेरा व्हाट्सएप पर डाउट चैनल बना रखा है, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ पे आप जाके एक्सेस कर सकते हो, कभी भी किसी टाइप में डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको हमेशा अवेलेबल रहूंगा। बदले में चाहूंगा कि आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।